नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सबको अपने चैनल लॉ वन शुड नो में इनवाइट करता हूं। मैं समय समय पर आपके लिए तरह तरह की जानकारियां, लीगल जानकारियां इसमें चैनल में लाता रहता हूं और मुझे आपकी तरफ से बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं और इसीलिए मैं प्रोत्साहित होता हूं और मैं और नई वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास समय की काफ़ी लिमिटेड होता है तो मैं उसी हिसाब से जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करूँ। लेकिन क्योंकि दोस्तों मुझे सुबह कोर्ट में रहना पड़ता है और शाम को अपनी तैयारी वगैरह भी करनी होती है, तो जितना मुझे समय मिलता है मैं उसमें आप लोगों की क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो एक चैनल जो अपना इस चैनल में नई वीडियो लाया हूँ वो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल पर है। और मैं पहले अगर आपसे ये कहूँ कि शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि इन्हीं आपके प्रोत्साहन से हम लोग वीडियोस बनाते हैं और फिर आगे उसको वायरल करते हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है हमारा डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्या होते हैं दोस्तों? ये डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT जिसे कहते हैं, ये भी एक सिविल कोर्ट की तरह हैं और यहाँ पर जो बैंकों से लोन लिए जाते हैं उनमें जो विवाद पैदा होता है, लोग NPAs हो जाती हैं, लोग अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अपना पेमेंट वापस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं और उनका जो लोन होता है NPA हो जाता है। तो उसके बाद जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो इन्हीं कोर्ट्स में जाके जो बैंक का लॉयर होता है, बैंक का पैनल लॉयर होता है, जो भी होते हैं उस तरह के लॉयर होते हैं, वो केस फाइल करते हैं बोरोवर के खिलाफ। अब बोरोवर कौन होते हैं? बोरोवर वो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जब वो बैंकों से लोन लेते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें सेट होती हैं। अगर वो उसके हिसाब से वापस पैसा नहीं कर पाते हैं, तभी जो बैंक हैं वो उनके अपनी कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू करते हैं और नोटिस इशू करने के बाद फिर DRT कोर्ट में अपना दावा, अपना सूट फाइल करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बैंक और बोरोवर आपस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो पावर्स क्या होती हैं DRT की, मैं पहले वो आपको बताना चाहूँगा। जो मेन पावर्स हैं वो है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, यानी उसको समन करना, जो बोरोवर है उसको बुलाना और उसकी ओथ पर उसको एग्जामिन करना। और सेकंड, जो उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी करना, उनको प्रस्तुत करवाना और प्रोड्यूस कराना। तीसरा, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, यानी जो एविडेंस है एफिडेविट पर उनसे रिसीव करना। एविडेंस आप जानते हैं दोस्तों कि एविडेंस एक मुख्य बिंदु है, मुख्य जो है ज़रूरी चीज़ है जिस पर पूरा केस डिपेंड करता है और उसका डिसीज़न भी एविडेंस पर ही बेस होता है। इसके बाद इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो भी विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं उसको एग्जामिनेशन करना। तो ये मेन 4 जो रोल हैं वो DRT के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ DRT केसेस। DRT के मुख्यतः 2 केसेस हैं। एक, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डेब्ट्स, दिस फॉर्म्स द कोर ऑफ DRT प्रोसीडिंग्स, यानी ये मेन काम है DRT का। और सेकंड है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में सरफेजी एक्ट के केसेस हैं। और इसके अलावा थर्ड जो है वो मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि DRT एग्जामिन करती है और उस पर निर्णय लेती है। इसके बाद आ जाता है वर्क ऑफ DRT में मेन ऑब्जेक्टिव रोल इनका जो है वो क्या है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है रिकवरी ऑफ फंड्स फ्रॉम बोरोवर्स विच इज़ पेएबल टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रिकवरी यानी अपना पैसा रिकवर करना जो डूब गया है बैंकों द्वारा। बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो लोन दिया जाता है उसका अगर पैसा उन्हें वापस नहीं मिल रहा है तो वो DRT को अप्रोच करते हैं और DRT इन टर्न उनका पैसा उनको दिलाती है। सेकंड जो है इनका वर्क है DRT का वो है ट्राइब्यूनल पावर इज़ लिमिटेड टू सेटल केसेस रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ द NPAs, यानी ट्राइब्यूनल की जो पावर है वो
कहाँ तक लिमिटेड है? केसेस को सेटल करना जिससे कि जो अनपेड लोन्स हैं उनको वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वापस करा सके। अब इसके बाद दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें जब भी हमारा लोन हमें वापस नहीं कर पाए और उसके बाद हमें जो नोटिस आ गया है कि भाई लोन आप वापस करिए, तो उसके बाद हमें हाई कोर्ट में अपना केस डालना चाहिए या डीआरटी में डालना चाहिए। तो दोस्तों जो डीआरटी के जो केसेस हैं उसमें पिक्यूनरी लिमिट जो है वो 20 लाख तक की है, 20 लाख से ऊपर के केसेस की है, जबकि हाई कोर्ट में आप उससे कम अमाउंट का डाल सकते हैं। बेटर क्या होता है? बेटर आपका टाइम वाइज आपका हाई कोर्ट ही है, हाई कोर्ट में थोड़ा जल्दी आता है और डीआरटी में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा जो कोर्ट फ़ी है, दोनों में ही आपको कोर्ट फ़ी देनी पड़ती है, हाई कोर्ट हो या डीआरटी हो। और फ़ीस डीआरटी में जो एडवोकेट की है, आप कहें कि हाई कोर्ट में क्या फ़ीस होती है और डीआरटी में क्या होती है, तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम ही है। जो आप डीआरटी में आप खर्च करेंगे एक डीआरटी केस के लिए, वो ऑलमोस्ट उतना ही। हाई कोर्ट में थोड़ा सा आप लोअर साइड में 5-10 हज़ार कम समझ लीजिए, बट फीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अच्छा, अब ये कि डीआरटी बड़ा है या हाई कोर्ट बड़ा है, डीआरटी जो है वो इक्वल टू सिविल कोर्ट है, ठीक है, और जो हाई कोर्ट है वो सिविल आपके डीआरटी से अबव है, यानी कि आप हाई कोर्ट में कुछ अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं तो आप उसके बारे में आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा केसेस फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 20 लाख से ज़्यादा के मामले जो हैं वो आप सीधा डीआरटी में डालेंगे, और अगर 20 लाख से कम है तो आप नीचे सिविल कोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैं डीआरटी से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। अब क्या डीआरटी को, ऐसा पूछा गया मुझसे कि क्या डीआरटी को ये पावर है कि वो किसी का लोन यानी बोरोवर का लोन माफ़ करा दे? तो दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है, डीआरटी के भी इस तरह की पावर नहीं है कि वो माफ़ करा दे। हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है और कुछ गलत ऐसा हुआ है कि जो कि उनको लोन उनका बनता नहीं था, उतनी अमाउंट वो मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका माफ़ ही करा दें, पूरा लोन माफ़ करा दें। तो डीआरटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। अच्छा, डिफ़ॉल्टर्स केसेस में, बैंक एंड लोन डिफ़ॉल्टर्स केसेस में जब एक बार सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सॉल्व होने के बाद जो सिविल कोर्ट की जो फ़ी होती है, कोर्ट फ़ी होती है, वो भी आपकी माफ़ कराई जा सकती है अगर उसमें आपका फॉल्ट नहीं था। इसके अलावा ये किस में अप्लाई होता है? आपका किन लोन्स में? जो सिक्योर्ड लोन्स हैं लाइक मुद्रा लोन। ओरिजिनल एप्लीकेशन इसमें डाली जाती है। इसको कैसे फ़ाइल किया जाता है? ओरिजिनल एप्लीकेशन डीआरटी में फ़ाइल होती है, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ मनी। इसके अलावा समन्स जो डीआरटी से आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी जो केस फाइल हुआ आपके बोरोवर के ख़िलाफ़ या जिसने लोन लिया उसके ख़िलाफ़, तो जो समन्स आते हैं वो सिविल कोर्ट के द्वारा जो समन्स इशू होते हैं उससे ये डिफरेंट होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अरेस्टिंग हो जाएगी, आपका सिंपली नोटिस होता है, 2 महीने में आपको रिप्लाई करना होता है, और अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो फिर उसकी आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो समन्स से डरें नहीं और अपना रिप्लाई फ़ाइल करें। समन्स इसके अलावा जो नेचर होती है कोर्ट की, वो सिविल कोर्ट की होती है, और इस नोटिस में 30 दिन का टाइम दिया जाता है अमाउंट देने के लिए बैंक को। अच्छा, अब आ जाता है कि जब आपके पास केस लग गया आपके खिलाफ तो आपको क्या करना है। दोस्तों, इसमें जब आपके पास केस लग गया एक बार डीआरटी में आपके खिलाफ, बोरोवर के खिलाफ पैसा देने के लिए, तो हमें सबसे पहले अपना जवाब बनाना है, WS फाइल करना है, और वो भी टाइम के अंदर। बियॉन्ड टाइम एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए टाइम के अंदर उसको आप अपना जवाब ज़रूर जमा कराएं। और
उसके बाद क्या होता है, जब आप WS अपना फाइल कर देते हैं विद इन टाइम, तो अगर DRT के पास ऐसा एग्ज़ामिन करने के बाद पाया जाता है कि हाँ आपका NPA हो गया और आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप अपना लोन रिपे कर सकें, तो DRT आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करती है, नॉट द बैंक, यानी बैंक इसमें ऑक्शन नहीं करता है, जैसे कि सरफेजी में होता है। सरफेजी एक्ट में बैंक के पास पावर होती है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। वेदर DRT कैन सेटल दी लोन अमाउंट, क्या DRT सेटल कर सकता है? बिल्कुल यस। अगर आपने कोई लोन लिया है और आप ये कहते हैं कि भाई ठीक है मैं सेटल करना चाहता हूँ, और बैंक भी आपके साथ मिल कर के कुछ सेटलमेंट पे आना चाहता है, तो उसको हमेशा जो DRT है वो वेलकम करता है और सेटलमेंट में हेल्प करता है। हाउ टू फाइट द केस, अब कैसे इसे फाइट किया जाए केस को? तो सबसे पहले, क्योंकि ये टेक्निकल हैं केसेस, तो आपको एक एडवोकेट की ज़रूरत ज़रूर होगी, वो आप ज़रूर लें और उसके द्वारा ही आप अपने केस को प्रेजेंट करें। अच्छा, इसमें क्या लॉयर क्या करता है? लॉयर कैन चैलेंज दी लेंडर्स क्लेम, यानी जिसने लोन दिया उसके क्लेम को वो चैलेंज कर सकता है, अपने डिफेंसेस रेज कर सकता है, और सेटलमेंट के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो ये एक लॉयर का उसमें रोल होता है। अच्छा, सिक्योरिटाइजेशन की जो अपील होती हैं उसके बारे में वो कहाँ फाइल की जा सकती हैं? तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो ये है कि सिक्योरिटाइजेशन अपील कैन बी फाइल्ड इफ़ नोटिस हैव बीन रिसीव्ड, ग्राउंड्स शुड बी मेड इफ़ यू गॉट स्टेट्स द मीडिएशन इज़ गिवन फॉर सेटलमेंट ऑफ द मनी। ओके, यानी आप ग्राउंड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको उसमें देने पड़ेंगे जो कि वैलिड हों, उसी के आधार पर आप सिक्योरिटाइजेशन में अपील कर सकते हैं। और एट द टाइम ऑफ अपील आपको 50% अमाउंट जो है वो कोर्ट में जमा करानी होगी, तभी आपकी अपील जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है सर कि दोस्तों कि कैन एन इंडिविजुअल फाइल ए केस इन DRT? तो इसका आंसर है यस। ई फाइलिंग इन DRTs tracts can be done by the individuals themselves or by the legal counsel of the party. Legal counsels or individuals need to register with eDRT portal with demographic details, mobile number and valid email ID. ये नया जो ऑनलाइन मेथड है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से eDRT पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं DRT और सरफेजी एक्ट में क्या डिफरेंस है और इसमें दोनों में कौन से केसेस फाइल होते हैं उस बारे में मैं आपसे वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। आप उसके लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।